वेलकम टू कंपटीशन क्रूज। मेरा नाम है सौरव कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक जीके की सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के साथ जीके के विभिन्न टॉपिक्स को डिटेल्ड डिस्कशन के साथ आपके सामने लेकर आऊंगा। और ये आने वाले सारे एग्जामिनेशंस, खास करके बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसएससी के बीएसओ, बीपीएससी जैसे विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें जीके प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आई होप एंड आई बिलीव कि मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को, जो बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, उन्हें बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस के अंदर छिपे हुए 5-6 और क्वेश्चंस को समझें और उनके आंसर्स को याद कर लें, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में जब आपको इन प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। तो सेट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिया था? मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान किस वंश के शासनकाल में मिला था? यानी हमारे इतिहास का कौन वो क्षण था, कौन सा वो पल था, कौन सा वो दौर था जब मंदिरों और ब्राह्मणों का बोलबाला था? अगर आप इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है, उस समय इन लोगों के द्वारा, इन शासकों के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से कला और संस्कृति का विकास किया गया था हमारे देश में, और वो कोई और नहीं, गुप्त वंश था। गुप्त वंश वो शासन था जबकि मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गए थे। गुप्त वंश का शासनकाल कब था? तो लगभग 300-400 ईस्वी के आसपास में था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है कि उनके संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त काफी आसान है नाम उनका याद रखना। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही आसान है इन्हें याद रखना। उनके दरबार में नवरत्न भी थे, वराह मिहिर जैसे महान लोग भी थे। और गुप्त वंश के समय में ही भारत में विज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हुई थी। हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराह मिहिर जैसे वैज्ञानिक, नागार्जुन इत्यादि उसी शासन क्रम के समय देश के विभिन्न हिस्सों में अपना ज्ञान प्रदान कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों में सबसे अधिक संख्या में गांव दान दिए, जिन्हें अग्रहार के नाम से जाना जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता था भूमिदान के साथ साथ उस भूमि से होने वाली पूरी आय भी प्राप्तकर्ता को सौंप दी जाती थी। यानी मंदिर काफी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा धनाढ़ हुआ करते थे। गुप्त वंश के बारे में इतना जानना काफी है। मैं समझूंगा कि आपने समझा होगा, और इसके बारे में और जानकारियां आप बिल्कुल पढ़ें, ताकि आप समझें कि गुप्त काल क्यों महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में कहाँ की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि सीआरपीएफ का पुराना नाम यही था। ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस एक सेंट्रल पुलिस के तौर पे अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित की गई थी, और इसकी स्थापना हुई थी नीमच में। नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये स्थित है, और बहुत ही पुराना एक इतिहास है हमारे देश का कि नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1939 में मध्य प्रदेश में नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। उसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। 1949 में सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए प्रयास किया था। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योगों पे निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में सबसे अधिक जोर दिया गया था? देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारा देश वैज्ञानिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे बहुत ही विभिन्न मोर्चों पे जूझ रहा था।
और उस समय देश के प्रगति में, देश के विकास करने के लिए सरकार ने विभिन्न नीतियों की घोषणा की थी समय समय पर। लेकिन लघु उद्योगों पे जब सबसे अधिक जोर दिया गया था वो वक्त था 1977 का औद्योगिक नीति में। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई, 1977 में मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनके शासनकाल में हमारे यहाँ औद्योगिक नीति नई तरह से ड्राफ्ट की गई और नीति प्रस्ताव में लघु उद्योगों पे जोर दिया गया। लघु उद्योग पे जोर देने से ये हुआ कि घरेलू और कुटीर उद्योगों पर सरकार का ध्यान दिया गया। इससे विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ फोर्सेस नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे आज हम मोबाइल के रूप में जियो या एयरटेल को देखते हैं तो ये केंद्रीकृत सत्ता है। 2 या 3 मोबाइल ऑपरेटर्स के पास सारी शक्ति केंद्रित है। लेकिन यही 10, 12 या 15 विभिन्न कंपनियां जब हुआ करती हैं तो विकेंद्रीकरण हो जाए और रोजगार के बेहतर अवसर इससे प्राप्त होते हैं और कंपटीशन बेहतर ढंग से दिखता है। इसी नीति के तहत जिला उद्योग केंद्र, जो आप अपने हर जिले में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1977 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों पर जोर दिया गया और इसी के तहत जिला उद्योग केंद्र की स्थापना हुई। सबसे कम वन किस जिले में है? बिहार के संदर्भ में सबसे कम वन किस जिले में है? तो ये काफी आसान सा सवाल है, याद रखने वाला सवाल है। शेखपुरा जिले में सबसे कम जंगल है। मैं आपके जरिए एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये बिहार का मानचित्र है, आप देख पा रहे होंगे, ये बिहार का मानचित्र है। और देखिए, और बिहार के मानचित्र में ये जो इलाका है जहां मैं लाइंस दिखा रहा हूं आपको, ये हिमालय का तराई क्षेत्र है। हिमालय का तराई क्षेत्र और नेपाल से सटा हुआ पूरा क्षेत्र है। हिमालय की एकमात्र श्रेणी सोमेश्वर की चोटी हमारे पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जहाँ पे कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। याद रखने वाली चीज है ये। और ये हिमालय की तराई होते हुए किशनगंज के पास दार्जिलिंग, जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में पड़ता है, एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। उधर उस और आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिमालय आगे बढ़ जाती है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे जंगलों का अच्छा खासा घनत्व दिखता है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो कैमूर रेंज की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। कैमूर रेंज की पहाड़ियाँ कैमूर और रोहतास के आसपास फैली हुई हैं तथा नवादा, जमुई, बांका में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये तीनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। कैमूर का जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, वो कैमूर, भभुआ, रोहतास के आसपास फैली हुई हैं। नवादा, जमुई, बांका, गया, इन आसपास इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है। और सोमेश्वर रेंज की पहाड़ी सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और जंगल के घनत्व की तरह नजरिए से देखें तो सबसे अधिक घनत्व कैमूर में है और सबसे अधिक जंगल पश्चिमी चंपारण में है। शेखपुरा में सबसे कम जंगल है। आगे बढ़ते हैं। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने कैमूर के पठार के बारे में बात किया, तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर के लिए वो बहुत मायने रखता है। एक सेकंड माफ कीजिएगा। यस, तो कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। बिहार का कैमूर पठार मुख्य रूप से चूना पत्थर, लाइमस्टोन के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाले उच्च श्रेणी के चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में बहुत ही व्यापक रूप से किया जाता है। इसी कारण रोहतास और कैमूर जिले में सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतास और कैमूर क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने क्यों हैं, तो आपको पता होगा। और सीमेंट के कारखाने किस क्षेत्र में बिहार के हैं? तो रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, निम्बार्क ने द्वैतावेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया, या फिर
तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। भक्ति आंदोलन की परंपरा के प्रसिद्ध तंत्र माधवाचार्य द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद भारतीय दर्शन के 3 मीमांसाओं में से कहे जाते हैं। लेकिन द्वैतवाद के संस्थापक या प्रवर्तक माधवाचार्य थे। उनके अनुसार जीव, भौतिक संस्कार और परमात्मा तीनों एक दूसरे से भिन्न और वास्तविक हैं। यानी हम जो आप आत्मा है, भौतिक संसार जो धरती है और परमात्मा ईश्वर तीनों एक दूसरे से भिन्न और वास्तविक है। माधवाचार्य सगुण भक्ति धारा के अनुयायी थे, न कि निर्गुण भक्ति धारा के। वो विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते थे और उनकी पूजा का वकालत करते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारवाड़ चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। धारवाड़ श्रेणी कहाँ है? ये जो कैमूर के बारे में हमने बताया वो धारवाड़ श्रेणी ही है। अभी मैंने आपसे बतलाया था ना कि कैमूर रेंज में जो है कैमूर रेंज में पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं वो धारवाड़ रेंज की ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बतलाता हूँ मैं आपको। और अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम का भंडार क्या अरावली की पहाड़ी में है? नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा। पेट्रोलियम की पहाड़ का भंडार मुंबई के आसपास है या फिर असम में। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक कोडरमा झारखंड जिले में पड़ता है। कोडरमा पहले बिहार में ही होता था और वो उच्च श्रेणी के अभ्रक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या समझते हैं आप? सार्वजनिक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, वाणिज्य और व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य और व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, या वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आइए मैं आपको समझाता हूं। वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, जब किसी क्षेत्र पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर आप उसे कह सकते हैं। आपने बैंक्स के बोर्ड पे, पेट्रोलियम संस्थानों के बोर्ड पे लिखा हुआ देखा होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब होता है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिन पर स्वामित्व यानी ऑनरशिप यानी उनके शेयर्स में 50% से ज़्यादा सरकार क्या है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, उसके जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, तथा उनका कंट्रोल, उनके ऊपर जो नियंत्रण है वो या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार का है। जैसे कि हमारे यहाँ बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो हैं, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं। जो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बिहार ग्रामीण बैंक, के सारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम कंपनीज होती हैं, ये सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और राष्ट्र का विकास करना होता है। भेल, भारत सेल इत्यादि इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से किसे तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद जो खिलजी वंश खत्म हुआ और तुगलक वंश सत्ता में आया, तो गाजी मलिक जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है और इस वंश का प्रथम सुल्तान बनता है। उसने खुसरो शाह को मार करके, खत्म करके, खुसरो शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था उसे खत्म करके 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया। इब्ने बतूता जो कि मोरक्को का भारतीय यात्री था, मोरक्को से भारत की यात्रा पर आया था, उसने 29 बार मंगलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। मुगल सम्राट अकबर के शासन का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? आप लोगों को मालूम होगा कि अकबर के शासनकाल में नवरत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो दसवंत नाम का व्यक्ति उनके दरबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था और बहुत ही महान चित्रकार था। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी, जो कि अकबर के शासनकाल की दास्तान है, उसमें कहा है कि दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित था कि उसने अपने समय का पहला अग्नि कलाकार बनने में सहयोग दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, इतिहास में इसका वर्णन है कि वो मानसिक रूप से बाद में विक्षिप्त हो गए थे और उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली थी।
तो इसका आंसर है दसवंत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है किंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? दो चीजें होती हैं। भारत का संविधान कई मामलों में मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप अमेरिका का संविधान देखते हैं तो वो लिखी हुई इबारत को, लिखी हुए कानूनों को पूर्ण रूप से पालन करता है, और जब आप इंग्लैंड के कानून को देखते हैं तो वहाँ पे परिपाटी या परंपराओं पे बहुत ज़्यादा संविधान चलता है। वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। जो परंपराएं होती हैं, संवैधानिक परंपराएं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है और वो नियम है, वो संविधान है, वो कानून माना जाता है। किंतु भारत में इन दोनों ही गुणों को समाहित किया गया है हमारे संविधान में, कि हमारे यहाँ बहुत सारे नियम लिखी हुई हैं और बहुत सारे नियम परिपाटी के रूप में फॉलो किए जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा परिपाटी में उल्लेख, संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में इसे पालन करते हैं। वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन के में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक साथ पदत्याग करने पर लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसका ऑप्शन बी उत्तर है। प्रधानमंत्री द्वारा निम्न सदन में बहुमत खोने पर त्याग पत्र देने का संविधान में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आपने ध्यान देंगे कि हमारे देश में निम्न सदन और उच्च सदन दो हैं। लोकसभा को निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, और दोनों ही सदन में हम जब मंत्री बनने के लिए व्यक्ति एलिजिबल होता है अगर दोनों में से किसी भी सदन का वो सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं और उससे पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। तो नियम ये है कि उस लोकसभा का, निम्न सदन का, उसे बहुमत होना चाहिए, लेकिन उसके बहुमत को खोने पर त्यागपत्र देने का संविधान में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण ये एक परंपरा बन गई है, और बहुमत अगर लोकसभा में सरकार खो देती है तो वो त्यागपत्र दे देती है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का ऐसा कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी वो थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले भारत के प्रथम अभिनेत्री थी जिनका कार्यकाल 1980 से 1981 तक रहा था, और भारत की सबसे महान अभिनेत्रियों में उनका उल्लेख होता है। वर्तमान के अभिनेता संजय दत्त की वो मां थी। राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद के संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के यानी पैरवी के, परमिशन के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति के। अब धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक होता है कि भारत के निधि से निकालने के लिए जब कोई पैसे से जुड़ा हुआ कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो केवल लोकसभा से पारित होना आवश्यक रहता है। अगर लोकसभा से वो पारित हो गया तो उसे राज्यसभा से पारित होना ही होगा। विधानसभा और विधान परिषद के मामलों में भी ये सेम नियम फॉलो होता है। संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक को अगर पुनः स्थापित करना है, रीशेड्यूल करना है हमारे विधानसभा में, तो उसके लिए राज्यपाल की संस्तुति एकदम निश्चित है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष का नाम होता है प्रमुख। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तौर पे या प्रशासनिक प्राधिकारी के तौर पे कार्य करता है। जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। हमें पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायत हमारे यहाँ काम करती है, ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पे प्रखंड जो पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पे जिला परिषद। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रह को अपने संकल्पों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए।
बताइए कौन सा सही होगा। गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुसार बनाना होता है। तो उसके प्रति पराजित करने का भाव रखना गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। वो भारत के राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी बलिदान दिए हैं उनकी गिनती हम लोग कर भी नहीं सकते। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।